नमस्कार, मैं प्रज्ञा महेश्वरी विद्यापीठ इंटर कॉलेज बावन से आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स अपना अपना वर्क करते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, खाने को पचा रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, शुद्ध वायु को अंदर लेना। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। बेसिकली देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अब ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? ये नर्वस सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन से मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं, या कहना चाहिए हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, जो कि ब्लड में जाकर मिल जाते हैं और ब्लड उसके साथ में सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में घूमते हैं और अपना अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन करते रहते हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो ये हमारी एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को आगे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम आगे देखें और उसकी डिटेल स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम बना कैसे है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स से मिलकर बना है, जिनको कि हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स, जैसे हमारी बॉडी है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है इसकी सबसे छोटी इकाई है ना, एक बेसिक यूनिट है। उसी तरीके से इसमें जो है न्यूरॉन जो होता है, नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो इसके लिए एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की तरह काम करते हैं। इसकी एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मली जो हमारे सेल होते हैं, जो कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, उनकी एक खास चीज होती है कि वो विभाजित होती रहती है, यानी कि उनमें सेल डिवीजन चलता रहता है। तो पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं, इनमें इनकी खासियत ये होती है कि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रेन में, क्योंकि ये कोशिकाएं यहाँ पर ब्रेन में होती हैं, तो इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई चोट लग जाती है, कोई कोशिका अगर डैमेज हो जाती है, तो वहां पर नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता। इसी वजह से कहा जाता है कि मस्तिष्क को, ब्रेन को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब आगे हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम को आगे किस तरीके से हम और पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। इसको देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CNS। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम कह सकते हैं शॉर्ट में PNS। और तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं ANS शॉर्ट में। अब बात करते हैं अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सेंट्रल। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो सेंटर में जो ये जो चल रहा है, ये कहलाता है ब्रेन, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस, क्योंकि ये सेंटर बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। आगे अगर चले, इसको हम थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे आगे की वीडियो में। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय का क्या मतलब होता है? परिधि से बना परिधीय, और पेरिफेरल बना पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है चारों तरफ से। तो चारों तरफ से ये जो नर्व्स आके जो कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, ये सारी नर्व्स जो है ये किसमें आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक और आता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मतलब जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी होते हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं होती वो एक्टिविटीज, वो सारी इसके अंदर आती है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ब्रेन वाला जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो कुछ नर्व्स आती हैं। अब वो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं?
नर्व्स बेसिकली जो छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं यानी कि न्यूरॉन्स जिनको कहा जाता है, तो ये न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, कितने टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स यानी कि संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरा आता है इंटरनर्व्स यानी कि मिक्स जो होती हैं, दोनों का जो मिक्सचर होती है। और तीसरा आता है मोटर नर्व्स, इसको कि हम कहते हैं प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं। अब इन न्यूरॉन्स को के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन का। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, आगे से ऐसे थोड़ा सा गोलाई शेप में और पीछे की तरफ एलोंगेटेड फॉर्म में ये होता है। तो एक लंबाई लिए हुए ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डेंड्राइट यानी कि वृक्षांग, हिंदी में कहते हैं वृक्षांग। ये होता है सेल बॉडी, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कोशिका काय या कोशिका पिंड। इधर आता है ये न्यूक्लियस, बीच में जो ये सेंटर में ये जो पार्ट है इसका, ये होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। और यहाँ पे ये जो अक्ष जिस जगह पे आके मिलता है, ये अक्ष होता है, इसको कहते हैं एक्सॉन या हिंदी में कहते हैं इसको अक्ष तंतु। यहाँ पर आके नर्व की एंडिंग हो जाती है, नर्व एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार आते हैं कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, न्यूरॉन। ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो उसका आंसर भी यही होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है सबसे लंबा होता है, स्ट्रक्चर में सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस इस पे, जो हमने नर्व्स के 3 पार्ट्स किए थे, सेंसरी नर्व्स, इंटरनर्व्स और मोटर नर्व्स। बेसिकली होता क्या है, जब इनका काम कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ गर्म चीज से हमारा हाथ जैसे टच हो जाता है, तो क्या होता है उस टाइम पे ये सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि तुरंत जाती हैं कहाँ पे, ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके बताती हैं कि ये इस तरीके से है। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कौन सी, इंटरनर्व्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ये इंटरनर्व्स डिसाइड करती हैं कि क्या करना है और ये इसको ऑर्डर करती हैं, ये मोटर नर्व्स को ऑर्डर करती हैं और ये जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके बताती हैं कि आपको अपना हाथ पीछे खींच लेना है, अपना हाथ पीछे कर लेना है। तो इस तरीके से ये जो चलता है, ये सेंसरी नर्व्स जाती हैं कहाँ पे, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके बताती हैं। यहाँ पे जो ये इंटरनर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ये आगे डिसीजन लेती हैं कि क्या हमको करना है और उसके बाद में ये ऑर्डर करती हैं किसको, मोटर नर्व्स को। ठीक है। और ये जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाती हैं और जिसकी वजह से हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं या कुछ भी जो भी हमारा रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से एक साइकिल चलती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन इसका नाम दिया जाता है इसको। इसके बाद में इतना यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनपे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसमें 2 तरीके की क्रियाएं आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को कहते हैं अनुकंपी क्रियाएं और पैरासिम्पैथेटिक में आता है परानुकंपी क्रियाएं। अब इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे सिंपैथेटिक को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देख के हम अचानक से डर जाते हैं। तो क्या होता है अचानक से डर जाना, जैसे मान लीजिए हम कोई अचानक से ऐसा कोई जानवर आ गया हमारे सामने, या मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, फुल स्पीड पे हाईवे पे हम जा रहे हैं, 100-120 की स्पीड में चले जा रहे हैं और अचानक से कुछ आ जाता है आगे, तो क्या होता है हमारा अचानक से हमारी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, हम तुरंत ब्रेक लगाएंगे और क्या करेंगे, हमारा हार्ट बीट्स क्या होगा, एकदम से तेज हो जाएंगी। हार्ट बीट्स तेज होते ही क्या होता है, जो श्वसन दर होती है वो भी तेज हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस अनुकंपी क्रियाओं में क्या होता है कि अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम अचानक डर जाते हैं, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हमारी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है। ठीक है, हार्ट रेट तेज होगा, हमारी श्वसन दर भी तेज हो जाएगी, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। इसी टाइम पे क्या होता है, एकदम से मसल स्ट्रेच हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अपना काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, तो डाइजेस्टिव रेट जो है वो हो जाता है कम। ये होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटीज में। इसके ठीक उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक में। ये क्या काम करती है, ये जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं
उस टाइम पे काम करता है, और उससे नॉर्मल मोड में लाने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक अपना काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम नॉर्मल मोशन में हमारा आ जाता है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। और जब हार्ट रेट हमारा जो हृदय की गति है वो नॉर्मल स्पीड में आ जाती है, यानी कि कम हो जाती है, तो धीरे धीरे रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है, हमारी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं। और उसके ठीक उल्टा जो डाइजेस्टिव रेट जो हमारा उधर डाउन हो गया था, अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो डाइजेस्टिव रेट हमारा अप हो जाता है, यानी कि डाइजेशन हमारा फिर वापस से सही हो जाता है। तो ये था पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये किस में आते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। अब हम लोग बात करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें इसको हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें जो ब्रेन वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। तो फिलहाल आप इसका इतना जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग कर चुके थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी हम वापस देखेंगे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। इसको जैसा कि मैंने बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन को हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होगा, क्योंकि ब्रेन जो है बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ब्रेन को अगर हम देखें, ब्रेन को अगर का एक साइंटिफिक नाम है एनसेफेलॉन, ठीक है, एनसेफेलॉन जिसको बोलते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है। ब्रेन का जो अगर हम इसका वेट देखें ऑन एन एवरेज 1250 से लगभग 1400 ग्राम तक इसका एक नॉर्मल बॉडी में वेट होता है। अब अगर हम बात करें कि ब्रेन जो है कहाँ पे स्थित होता है, ये ब्रेन है पूरा जो स्कल जो होता है, स्कल यानी कि जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है ये ब्रेन, उसके अंदर स्थित रहता है। अब यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के लिए और कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्कल जो कि बोनी स्ट्रक्चर है ऑलरेडी। एक और चीज यहाँ पर होती है, मेनिंजिस नाम की एक लेयर होती है, मेनिंजिस नाम की लेयर होती है जो कि 3 लेयर्ड फॉर्म में होती है। प्लस एक और चीज यहाँ पर होती है, जैसे कि इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, इसको एक प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं इसके लिए। अब हम आगे अगर देखें ब्रेन को और आगे स्टडी करने के लिए हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखना होगा। पहला है फोर ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है हाइंड ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इनकी भी कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती हैं। ये साइंटिफिक टर्म्स मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर नॉन बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये टर्म्स भी चल जाएंगी, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बायो वाले होंगे और अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए ये साइंटिफिक टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोर ब्रेन को साइंटिफिकली हम कहते हैं प्रोएंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मेसेनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब अगर हम देखें फोर ब्रेन को फिर से आगे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, सेरेब्रम और डायएन्सेफेलॉन। ठीक है, सेरेब्रम का फिर एक नाम है टेलीएन्सेफेलॉन। ठीक, अब ये सेरेब्रम वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और कहना चाहिए सबसे बड़ा पार्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो वो यही सेरेब्रम है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है चित्र में अगर आप देखें, ये वाला जो इतना बड़ा पार्ट है ये पूरा का पूरा सेरेब्रम ने कवर किया हुआ है। तो ये सेरेब्रम ही है जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरेब्रम ही वो पार्ट है जो कि सारी हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी हमारी बेसिकली क्या कहा जाए सोचने समझने की जो चीजें होती है, थिंकिंग वाली चीजें जितने भी होती हैं, सोचने समझने की क्षमता, हमारी जितनी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज को, ये सेरेब्रम ही है जो कि कंट्रोल करता है। इस सेरेब्रम को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है, इसको जो है 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है।
4 लोब्स, लोब्स को हम कह सकते हैं पिंड, हिंदी में हम कह सकते हैं 4 पिंड में इसको विभक्त किया गया है। पहला आता है फ्रंटल लोब, दूसरा है पेरिटल लोब, तीसरा टेम्पोरल और चौथा ऑक्सीपिटल लोब। अब ये चारों लोब्स का कुछ ना कुछ, देखिए सेरेब्रम जो है बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं, तो उन एक्टिविटीज के बेस पे, उन एक्टिविटीज को देखते हुए इनकी कुछ क्लासिफिकेशन कर दी गई। उन क्लासिफिकेशन को मतलब अलग अलग 4 पार्ट्स में उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया, 4 लोब्स में बांट दिया गया। तो पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में कौन सी चीजें आती हैं? वो सारी चीजें, जितनी भी थिंकिंग वाली जो चीजें हैं, जितनी भी हम कह सकते हैं एक तरीके से हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो क्या होता है, वो कौन सा लोब उसको कंट्रोल करता है? सेरेब्रम का फ्रंटल लोब इसको कंट्रोल करता है। जितनी भी जो सोचने समझने की हमारी चीजें हैं, जितनी भी थिंकिंग पावर है, वो सारा कुछ फ्रंटल लोब जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब में क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि त्वचा के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, या पेशियां यानी कि मसल्स के थ्रू हम जो तंत्रिकाओं को जो ग्रहण करते हैं, जो संवेदनाएं हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सेंसेस हम फील करते हैं, उन सब को, वो सब संवेदनाएं कहाँ जाती है? सेरेब्रम के पेरिटल लोब में जाती है, और ये पेरिटल लोब उसको कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था कि मान लीजिए हम किसी गर्म चीज से टच कर जाते हैं और एकदम से हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो वो जो सेंसेस थी वो कहाँ पे गई? हमारे पेरिटल लोब में गई, सेरेब्रम के पेरिटल लोब में जाएंगी, और उसके बाद में जो भी उसका रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम परफॉर्म करेंगे। तो वो संवेदनाएं कहाँ पे जाती है? पेरिटल लोब में। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है कि जो सुनने की हमारी कैपेसिटी है प्लस जो थोड़ा बोलने की कैपेसिटी है, ये सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? टेम्पोरल लोब। हमको जो भी सुनाई पड़ रहा है या जो हम बोल पा रहे हैं, उनको काफी हद तक ये टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। और सबसे लास्ट में इसमें आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल का मतलब क्या है? ऑक्सीपिटल का मतलब विजन यानी कि जो हमारी देखने की कैपेसिटी है, यानी कि दृश्य से संबंधित जो भी चीजें हैं, दृष्टि से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? ये ऑक्सीपिटल लोब। हम आंख की पुतली को इधर उधर करना, या जितने भी हमारे आंखों से रिलेटेड जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, हम कहीं देखते हैं, कुछ भी करते हैं, आंखों से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, वो ऑक्सीपिटल लोब उसको कंट्रोल करता है। तो ये बात हो गई सेरेब्रम पार्ट की, जो कि हमने ये चित्र में आपने ये देखा, ये इतना बड़ा ये सेरेब्रम पार्ट है। इसके बाद में आ जाते हैं, ये फोरब्रेन का एक पार्ट हो गया सेरेब्रम, दूसरा पार्ट है डाईएन्सेफेलॉन। ठीक है, डाईएन्सेफेलॉन। ये जो डाईएन्सेफेलॉन है, इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आप देख सकते हैं चित्र में, अगर आप देखें कि ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट इसी ने कवर किया हुआ है, और इसके ठीक नीचे अगर आ जाते हैं तो ये आ जाता है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन और ये दोनों के बीच में मिलके एक गुहा या एक स्पेस बनता है, जहां पे कि ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस का एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो भी तंत्रिकाएं आती हैं, जो भी संवेदनाएं जो भी आती हैं, उनको पहले ये रिसीव करता है, और उसके बाद में ये डिसाइड करता है कि किस संवेदना को सेरेब्रम के कौन से पार्ट में भेजना है, यानी कि ब्रेन के कौन से पार्ट में भेजना है। तो उनके फंक्शन, जैसे अभी हमने देखे यहाँ पे सेरेब्रम में अलग अलग लोब्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, या किसी और पार्ट, ब्रेन का कोई और पार्ट जिसका जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ये उसको उस संवेदना को उसी पार्ट में भेज देता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सेलेक्ट करने का काम इसका होता है, कि सेलेक्ट करके कौन सी संवेदना को कहाँ भेजना है, वो काम ये थैलेमस में जो है, जो कोशिकाएं प्रेजेंट, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस का काम होता है कि किसको कौन सी संवेदना को कहाँ भेजना है, ब्रेन के कौन से पार्ट में भेजना है। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका मतलब होता है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करना मतलब बाहर के जो वातावरण है उससे सामंजस्य स्थापित करना शरीर के ताप का, ये कहलाता है होमियोस्टैसिस। तो ये होमियोस्टैसिस का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये हमने देखा
फोर ब्रेन, ब्रेन का जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे उनमें ये फोर ब्रेन वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसके कि हमने 2 पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। अब इसके बाद में आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसको कि हम कहते हैं मेसेंसेफेलॉन। इसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, इसका आगे किसी भी पार्ट में इसको डिवाइड नहीं किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन का, ये किसी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका आता है हाइंड ब्रेन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। इसकी जो साइंटिफिक टर्म मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, इस हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम क्या होता है? अब ये सेरिबेलम जो है ये वाला पार्ट होता है सेरिबेलम। ये अब आप जैसे देख रहे हैं सबसे बड़ा पार्ट ये था, क्या था, सेरिब्रम। जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो है हमारा सेरिबेलम। इस सेरिबेलम को इसीलिए लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ठीक छोटा। अगर हम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो हम बताएंगे सेरिब्रम। और अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे, सेरिबेलम। इसको लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? सेरिबेलम का काम होता है बेसिकली, हम जैसे अगर यहाँ पर खड़े होके मैं कुछ बोल पा रही हूँ, खड़ी हूँ या बैठी हूँ या मैं चल फिर पा रही हूँ, तो किस वजह से हमारा एक जो बैलेंस किया हुआ है, तो मेरी बॉडी को जिसने बैलेंस किया हुआ है या मेरे पोस्चर को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, वो कौन है, सेरिबेलम। ब्रेन का ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है ये हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, हमारे बैलेंस हमको बना के रखता है हमारे अंदर। एक और चीज इसमें आती है, ये क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था सेरिब्रम में जो है ये हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जितना भी कॉन्शियस माइंड मतलब जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो सोच समझ के हम जो कार्य करते हैं, या जो जितनी भी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो सारी हैं, या जो अर्ध चेतन अवस्था में जब हम रहते हैं तो ये हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट उस टाइम पे स्ट्रांग होता है। उसके बाद में आता है पोन्स। जैसे ये आप देख सकते हैं, देखिए ये पोन्स, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये पूरा का पूरा पार्ट मिलकर क्या बना रहा है, हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं पोन्स। पोन्स का कोई खास काम नहीं होता, बस इसमें ये होता है कि ये इन दोनों के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, इधर के मैसेजेस उधर कन्वे करना, उधर पहुंचाना। और एक इसका काम होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कंट्रोल करने में इसकी हेल्प होती है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, काफी हद तक हमारी श्वसन दर को कंट्रोल करता है। और उसके बाद में आता है इसका जो थर्ड पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसको कि हम कहते हैं मस्तिष्क पुच्छ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। इसमें बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनपे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है मतलब जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट्स हो रही हैं, हम सांस ले रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं। जैसे हमने अभी खाना खाया कुछ देर पहले, तो वो पच रहा है, हमको नहीं पता लेकिन वो खाना पच रहा है। तो एक्टिविटीज लगातार चल रही है, वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में आती है जिनमें कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इनको ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेन वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद में हमारा एक पार्ट रह जाता है इसका, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये देखिए, ये यहाँ से जहाँ पे ये ब्रेन यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो सेव होता है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है, उसके अंदर सेफ रहता है। उसी तरीके से जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे ऐसे 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 करके कुछ बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना होता है, जिसके अंदर एक पिंजरा टाइप का बना होता है बोन्स का। इसके अंदर ये ऐसे प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है। कुछ कुदरत की देन ऐसी होती है कि जितनी भी सेंसिटिव चीजें हैं वो ऑलरेडी इतने प्रोटेक्शन में हैं कि जैसे कि ब्रेन को हमने देखा था एक स्कल के अंदर सेफ रहता है, इसी तरीके से इसके चारों तरफ ऑलरेडी एक इतना अच्छे से इसको कवर किया हुआ है
जो एनकेज्ड किया हुआ है इसको, जो बोनी स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक ये जो कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो है काम क्या होता है, एक मेन काम इसका होता है कि जो जितनी भी हम जो तुरंत जो हम एक्शंस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो जैसे गर्म चीज पे हाथ लग गया, हमने तुरंत उसको हाथ को पीछे खींच लिया, तो तुरंत एक्शन करने का काम कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आके हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म होता है। इसके अलावा इसमें ये जो नर्वस सिस्टम है ये यहाँ पे इतना खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और आता है सेंस ऑर्गन्स, जो कि नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है। उस सेंस ऑर्गन्स वाले पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा जितना आज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। तो इसके बाद में मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।